Hello students, today we are going to discuss some of the questions of the assignment which I have given to you. बेटा क्या कि क्वेश्चन लिखने पे और उसकी मैथमेटिकल फाइनल कैलकुलेशन करने में मैंने अपना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके जो असाइनमेंट आप लोगों को सेंड की है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटा। तो आप जब इसको क्वेश्चन असाइनमेंट को ओपन करें तो डिस्कशन करें तो अपन अपने मोबाइल में जो असाइनमेंट है ज़रूर बेटा ओपन करके रखिएगा और साइड बाय साइड इसको देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम का मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो प्लैंक्स कांस्टेंट ने कहा था, राइट। द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ऑफ लाइट वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम विल बी, और उसमें उसने एनर्जी को जॉल्स में ऐसे सिस्टम में आंसर्स पूछे हुए हैं। बेटा ये क्वेश्चन अगर उसने वन क्वांटम वर्ड दिया हुआ तो क्वांटम की जब बात आती है तो हमको प्लैंक्स क्वांटम की याद आनी चाहिए। प्लैंक क्वांटम ने क्या कहा था, E इक्वल टू एच न्यू, आपको याद होगा E इक्वल टू एच न्यू, फिर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ऐसे यूनिट में 6.62 इंटू 10⁻34 होती है, राइट। E इक्वल टू एच न्यू, और ये तो एच न्यू जो है वो एक क्वांटम की एनर्जी है, और अगर 4 क्वांटम है 5 क्वांटम है तो फिर फार्मूला क्या लगे, E इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ क्वांटम। अब यहाँ पर वन क्वांटम की बात हो रही है, वन क्वांटम का मतलब n की वैल्यू तो 1 है, राइट। उसके बाद n इक्वल टू 1 है तो फार्मूला बेसिक है एन एच न्यू, तो n इक्वल टू 1 है, एच न्यू। अब न्यू फ्रीक्वेंसी तो हमको दी नहीं, हमको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ। हमको पता है बेटा c इक्वल टू न्यू लैम्डा, फार्मूला आपको पता होगा, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, c where c is the speed of light, nu is the frequencies and lambda is the wavelength, राइट है बेटा। तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो अपने को न्यू दी हुई है, राइट, सॉरी हमको लैम्डा दी हुई है, तो लैम्डा, तो इस फॉर्मूले में अगर देखें न्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा, c अपॉन लैम्डा, राइट। तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। अपने पास बेसिक फार्मूला E इक्वल टू एच न्यू, राइट। अगर तो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होती तो न्यू की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता, E इक्वल टू एच न्यू, तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाता। क्योंकि न्यू उसने फ्रीक्वेंसी नहीं दी बल्कि वेवलेंथ दी है, तो इस फार्मूले को मैंने इस फार्मूले में मॉडिफाई कर दिया। कैसे किया, इस न्यू की जगह मैंने c अपॉन लैम्डा पुट किया, और आप समझ सकते हैं कि न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा कहाँ से आया बेटा, इस फार्मूले से आया। इसका मतलब अपने पास एनर्जी का फार्मूला बन गया एच सी अपॉन लैम्डा, राइट, एच सी अपॉन लैम्डा। अब हमको ये देखना है कि आंसर किस टर्म में दिया हुआ है, एस आई यूनिट में दिया हुआ है या सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। तो क्योंकि जॉल्स में आंसर दिया हुआ है तो इसका मतलब एनर्जी मेरे को जॉल्स में चाहिए। अगर मेरे को जॉल्स में चाहिए तो जो मैं क्वांटिटीज पुट करूंगा वो भी एसआई सिस्टम में होनी चाहिए, राइट है बेटा। तो एसआई सिस्टम में एच की वैल्यू क्या होती है, 6.62 10⁻34, राइट। एसआई यूनिट में जो स्पीड ऑफ लाइट हम टेकअप करेंगे वो कौन सी होगी बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स क्वांटिटी है। एसआई यूनिट में यानी कि मीटर पर सेकेंड में इसकी वैल्यू जो होती है 3 इंटू 10⁸ होती है, राइट। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ यानी कि डिस्टेंस का यूनिट जो है एसआई सिस्टम में क्या होता है बेटा, मीटर या सेंटीमीटर, डेफिनेटली इट इज मीटर। इसका मतलब मेरे को लैम्डा जो पुट करनी है वेवलेंथ वो मीटर में पुट करनी है, क्योंकि मेरे को फाइनल आंसर एसआई यूनिट में चाहिए, तो मेरे को बाकी जितनी भी टर्म्स है वो एसआई यूनिट में पुट करनी है। तो लैम्डा मीटर में मेरे को पुट करनी है। मेरे को दिया होगा 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। ये रिलेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो दिया है लेकिन आप फ्यूचर में खुद ब खुद याद रखेंगे, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एग्जामिनर हर बार आपको मेंशन करे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो 6500 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू मीटर में कितना होगा, 6500 इंटू 10⁻10 मीटर। तो बेटा 6500 इंटू 10⁻10 मीटर मैंने पुट कर दिया। बस इसके बाद तो बेटा कैलकुलेशन है, जो आंसर आएगा बेटा वो जॉल्स में आएगा। अब स्टूडेंट्स
जो इसी क्वेश्चन में जो आंसर दिया हो अगर होता अर्ग्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दी हुई है वो जॉल्स में दी हुई, अगर वो उसने आंसर दिया तो अर्ग्स में, आर्क में आंसर देने का मतलब ये है कि वो उसने सीजीएस यूनिट में आंसर दिया। अगर सीजीएस यूनिट में आंसर निकालने को बोल रहा है तो मैं एच सी लैम्डा जितनी भी टर्म्स हैं वो सीजीएस यूनिट वाली पुट करूंगा उस केस में। यानी कि जैसे स्पीड ऑफ एच की वैल्यू 6.62 10⁻20 -34 है, राइट। तो ये जाउल्स इसके अगर यूनिट है जाउल है, तो सीजीएस यूनिट में अगर आपने पता हो इसकी कन्वर्शन जो होती है 6.62 इंटू 10⁻27 10⁻27 होता है अर्क्स में सीजीएस यूनिट में एच की वैल्यू, राइट। फिर मैं यहाँ पर -34 के बजाय -27 पुट करता। स्पीड ऑफ लाइट जो यहाँ पर 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता, राइट। और ये जो लैम्डा की वैल्यू है जहाँ पर मैंने 6500 10⁻10 किया, फिर मैं बेटा 10⁻8 करता, क्योंकि मेरे को वेवलेंथ को उस केस में मीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर में पुट करता। यानी कि कंक्लूजन ये है कि अगर मैं एच की वैल्यू जॉल्स की वाले यूनिट की बजाय अर्ग यानी कि 10⁻27 वाले पुट करता, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ की बजाय मीटर पर सेकंड की बजाय सेंटीमीटर में जो कन्वर्शन बनती वो करता, वेवलेंथ मीटर की बजाय सेंटीमीटर में करता, तो फाइनल मेरा उस केस में जो आंसर बनता बेटा वो जो है वो अर्ग्स में बनता। तो अभी हमको जॉल में चाहिए तो हमने ये कर लिया। अब मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे, पढ़िए मेरे साथ साथ अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज a0, राइट, देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट वुड बी, यानी कि वो क्वेश्चन जो आंसर पूछ रहा है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट पूछ रहा है। आई एम रिपीटिंग, वो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अब बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमको ये बेसिक पता होना चाहिए जो मैंने डेरिवेशन की थी कि रेडियस का नंबर ऑफ शेल से क्या रिलेशन है। अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth शेल इक्वल टू 0.0529 इंटू n स्केयर बाय z होता है बेटा, n स्केयर बाय z, राइट। अब हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ थर्ड शेल अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल पुट करेंगे, रेडियस ऑफ थर्ड शेल अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल पुट करेंगे। जब मैं रेडियस ऑफ थर्ड शेल पुट करूंगा तो उसमें ये क्वांटिटी और जब रेडियस फर्स्ट पुट करूंगा ये क्वांटिटी ये तो कॉमन होगी बेटा, राइट। ये तो दोनों में आएंगे और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ईच अदर। अब आप मेन चीज नोट करो, रेडियस जो है नंबर ऑफ शेल, जो वेरिएबल फैक्टर कौन है, नंबर ऑफ शेल, राइट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू n स्केयर, क्योंकि z तो सेम ही है, क्योंकि एक ही एटम की बात हो रही है ना, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन की हो रही है, कोई अलग अलग एटम तो डिस्क्राइब नहीं की उसने, स्पीशीज डिस्क्राइब नहीं की, तो z तो सेम है, राइट। तो रेडियस ऑफ थर्ड अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ थर्ड n स्केयर, थर्ड का स्केयर अपॉन 1 का स्केयर, तो ये रेशियो आ गई बेटा 9, यानी R3 अपॉन R1 इक्वल टू 9, यानी कि R क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, R3 यानी कि रेडियस ऑफ थर्ड शेल इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, राइट बेटा। और उसने अगर आप नोट कीजिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज बी a0, यानी कि R1 की वैल्यू उसने कहा कि a0 लीजिए, तो हमने क्या कर लिया, R3 और R1 का रिलेशन पता कर लिया, R3 इक्वल टू 9R1, और उसने सिंपल कहा है कि R1 मत लिखिए, उसको a0 ले लीजिए, तो हमने R1 की जगह a0 लिख लिया, तो अपने पास आंसर आ गया R3 इक्वल टू 9 a0। डन बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसने कहा है वेव नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम न्यू बार इक्वल टू दिस, ये रेडबर्ग क्वेश्चन का ही है बेटा। मैंने आपको जो क्वेश्चन कहा रेडबर्ग, उसमें 1/λ होता है इक्वल टू दिस होता है, और इसने न्यू बार इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, क्योंकि न्यू बार यानी कि वेव नंबर इक्वल टू 1/λ होता है, तो न्यू बार लिख लो चाहे 1/λ लिख लो, बात तो एक ही है। तो रेडबर्ग क्वेश्चन यहाँ पर उसने बेसिकली मेंशन की हुई है। अब देखते उसने पूछा क्या, उसने कहा है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज वुड बी, द वेवलेंथ यानी कि लैम्डा ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज वुड बी। अच्छा बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने, सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल से
फर्स्ट शेल पे जंप करते हैं, फर्स्ट शेल पे n=1 पे फॉल करते हैं, तो जो ट्रांजिशन प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांजिशन, वो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज में आ रही हैं। उसके बाद आपको याद होगा जो ट्रांजिशन इस तरीके से हो रही है कि लोवेस्ट लेवल जो है वो सेकंड लेवल है, तो बेटा उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, फिर बाल्मर के बाद पास्चन n=3 अगर थर्ड शेल पे फॉल हो रही हैं, पास्चन, ब्रैकेट, पफांडर। ठीक है बेटा, अब लाइमन सीरीज की बात हो रही है, तो लाइमन सीरीज का एक बात तो क्लियर है कि जहां पर आना है वो क्या है, फर्स्ट शेल, राइट है बेटा। तो इसका मतलब रिडबर्ग क्वेश्चन की अगर बात करें, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वहां पर 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। n1 कौन सा शेल है, लोअर एनर्जी शेल, जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आना है। n2 क्या होता है रिडबर्ग में, n2 वो शेल जो हाई एनर्जी वाला शेल है, जहां से आना है। अब लाइमन सीरीज है तो इसका मतलब आना तो कहां पर है बेटा, फर्स्ट शेल में आना, तो इसका मतलब n1 की वैल्यू 1 है। अब उसने आगे वर्ड बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। बेटा मैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है। बेटा मान लीजिए ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड ये मान लो इन्फिनिटी वाला शेल है, राइट। अब जो ट्रांजिशन इस तरीके से होगी कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए लाइमन सीरीज की बात करें, अगर लाइमन सीरीज में यानी कि n=1 में अगर सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव लाइन जो प्रोड्यूस होगी बेटा उसको फर्स्ट लाइन बोला जाता है। जो ट्रांजिशन सेकंड से थर्ड से फर्स्ट में होगी वो बोले जाएंगे सेकंड लाइन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। मैं शुरू से बोलता हूं बेटा, जो ट्रांजिशन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में होगी, जो ट्रांजिशन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में होगी, इस ट्रांजिशन को कहा जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। जो ट्रांजिशन थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे होगी तो इसको बोला जाएगा सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। जो ट्रांजिशन अपना फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में होगी उसको कहा जाएगा थर्ड लाइन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, एंड सो ऑन। यानी कि फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज कॉरस्पॉन्ड टू 2 से 1, सेकेंड लाइन इन द लाइमन सीरीज कॉरस्पॉन्ड टू 3 से 1, थर्ड लाइन कॉरस्पॉन्ड टू 4 से 1। अब यही क्वेश्चन अगर लिखा हो लाइमन सीरीज की बजाय बाल्मर सीरीज होता है बेटा, तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है, लोवेस्ट लेवल सेकंड होता है, तो अपर से आना है, उसमें अगर बाल्मर सीरीज है तो इसका मतलब बेसिक लेवल ये हो गया, अब बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन कौन सी होगी बेटा, 3 से 2 बाल्मर सीरीज फर्स्ट लाइन, बाल्मर सीरीज में 3 से 2 जो इलेक्ट्रॉन जंप करे तो फर्स्ट लाइन, 4 से 2 सेकंड लाइन, 5 से 2 थर्ड लाइन, राइट। तो ये तो मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कैसे डिटेक्ट करनी है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है लाइमन सीरीज की बात की जा रही है। तो फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज का मतलब है आना कहाँ से, सेकंड से, और आना कहाँ पर, फर्स्ट पे। तो अपने पास 1/λ रिडबर्ग क्वेश्चन लिख रहा हूँ इक्वल टू R 1.09 इंटू, मैं 10⁻⁷ लिखना भूल गया, इसको ठीक कर लेते हैं बेटा, मीटर्स में करना है तो, राइट। 1.09 इंटू 10⁻⁷ Z स्केयर इसलिए 1 का स्केयर इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में शायद हाइड्रोजन के बारे में मेंशन किया होगा। हाँ हाइड्रोजन लिखा ना तो Z एटॉमिक नंबर 1 होता तो 1 लिख दिया। अब लाइमन सीरीज कहाँ पर आना है, n1 की वैल्यू क्या है 1, लाइमन है ना इसलिए। तो फर्स्ट लाइन इसका मतलब सेकंड, n2 = 2, तो बेटा 2 का स्केयर, राइट बेटा। तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, बस इसके बाद तो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूँ इतनी कैलकुलेशन फर्दर आप खुद कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा है द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इस इतना, राइट, ठीक है, किलो जॉल पर मोल में दिया हुआ है। देन द एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोहर ऑर्बिट, सेकंड की एनर्जी, सेल की जो एनर्जी है बोहर ऑर्बिट की है वो दी हुई है, और फोर्थ की हमको पूछी है। ध्यान रहे यूनिट्स के ऊपर बड़ा फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग फार्मूले है ना बेटा। तो यहाँ पर यूनिट्स दी हुई किलो जॉल पर मोल, तो एनर्जी का फार्मूला
-1312, याद है ना आपको, 1312 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर, ठीक है। अब मैं जेड स्केयर को तो फैक्टर को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन वर्सेस एक हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन वर्सेस हीलियम 1 पॉजिटिव की बात नहीं हो रही। तो z इक्वल टू 1 ही आएगा दोनों क्वेश्चंस में। तो हम इसको कैसे करते हैं, जैसे रेडियस ऑफ थर्ड अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, अब उसी तरीके से एनर्जी ऑफ फोर्थ अपॉन एनर्जी ऑफ सेकंड करते हैं बेटा, राइट। एनर्जी ऑफ फोर्थ अपॉन एनर्जी ऑफ सेकंड। अब आप देखो एनर्जी और एन का रिलेशन देखो, z तो कॉमन होगा, दो तो कट ही जाएगा बेटा, ठीक है। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर, माइनस एन भी कट जाएगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर, राइट। तो एनर्जी ऑफ फोर्थ, तो नीचे मैंने 4 का स्केयर कर दिया, एनर्जी ऑफ सेकंड 2 का स्केयर कर दिया बेटा, 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, तो 1/4 आ गया। 1/4 आने का मतलब ये हो गया कि एनर्जी ऑफ इन द फोर्थ शेल इक्वल टू E2 अपॉन 4, E2 अपॉन 4, और बेटा E2 की वैल्यू क्या दी हुई है, -328 किलो जॉल पर मोल, मैंने यूनिट्स नहीं लिखे बेटा, -328 किलो जॉल पर मोल। तो इसको बस डिवाइड किया, -328/4, जो अपने पास आंसर आएगा अंडरस्टूड है, फिर वो किलो जॉल पर मोल में आएगा। डन बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस। द वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम that correspond to electron transition from n equal to 3 level to n equal to 2 level। सिंपल बेटा लैम्डा पूछा उसने, रीडबर्ग क्वेश्चन अप्लाई करनी है, हाइड्रोजन दिया हुआ तो z equal to 1 पुट करना है हमको, राइट। तो इसमें कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल से आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, राइट बेटा। तो कहाँ से आ रहा है, थर्ड शेल से आ रहा है, तो इसका मतलब n2 की वैल्यू 3 होगी। कहाँ पर आना है, सेकंड शेल में आना है, इसका मतलब n1 की वैल्यू बेटा 2 हो गई, रीडबर्ग क्वेश्चन को फॉलो करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r z स्केयर, राइट। और ये था क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, कहाँ पर आना है, एक मिनट चेक कर लें फिर से। सॉरी ये क्वेश्चन था, हाँ कहाँ पर आना है, क्वेश्चन नंबर ये 5 हम कर रहे थे ना, तो 3 से आना है 2 पे, तो 2 का स्केयर, राइट, n1, और उसके बाद 3 से आना तो 3 का स्केयर, राइट। तो 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 1/λ इक्वल टू r z स्केयर 1, और इसके बाद बेटा इसकी कैलकुलेशन बची, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप अपने मोबाइल में, उसमें क्या लिखा था, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, तो इन्फिनिटी, तो वो इसमें भी वही सिंपल है बेटा, यानी कि कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये, जहाँ से आना है वो इन्फिनिटी शेल है, जहाँ पर आना है वो फर्स्ट शेल है। तो जहाँ से आना है यानी कि n2 की वैल्यू वो इन्फिनिटी, जहाँ पर आना है यानी कि n1 इक्वल टू 1, तो मैंने आप देखिए वही n2 की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, n1 की जगह 1 पुट किया, 1/λ इक्वल टू r z स्केयर इंटू दिस कर लिया, उसके बाद लैम्डा कैलकुलेट करना है। आई होप आप लोग खुद कर सकते हैं इतना बात, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, लिखा अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद मास इतने ग्राम सीजीएस यूनिट में, मूविंग विद वेलोसिटी इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट में, राइट, एक्यूरेट अप टू दिस विल बी। तो क्या उसने निकालने को कहा है, डेल्टा एक्स हमको निकालने को बोला, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जब बात अनसर्टेनिटी की आ जाती है तो हमको याद क्या आता है बेटा, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इस डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बेटा, मास तो एक फिक्स क्वांटिटी है, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा पी की बजाय उसको हमने थोड़ा डिटेल में लिख दिया m इंटू डेल्टा वी, क्योंकि मास कांस्टेंट है, उसमें डेल्टा नहीं है, डेल्टा को चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह m डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई हमने पुट किया, राइट है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन में डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, जो हमको वेलोसिटी दी हुई है ना बेटा, इसमें वो दी हुई 3 × 10⁴, वो वेलोसिटी दी हुई है, और परसेंटेज एक्यूरेसी दी हुई है 0.001%।
राइट। तो डेल्टा वी अगर निकालनी हो तो गिवन वेलोसिटी इनटू परसेंटेज एक्यूरेसी, यानी कि 0.011% है ना, इसका मतलब 0.011 अपॉन 100 बेटा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमने वेलोसिटी को डेल्टा वी में कन्वर्ट कर लिया, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यानी कि हम डेल्टा वी निकाल चुके हैं, डेल्टा एक्स अपने को निकालना है, राइट। मास अपने को पता है, एच अपने को पता है, यानी कि अब इसमें बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको ये देखना होगा कि आपको फाइनल आंसर किस में चाहिए। जो डेल्टा एक्स चाहिए वो आंसर मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ, इस चीज पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर उसने मीटर में दिया हो तो इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, सारी की सारी टर्म्स जो पुट अप करेंगे वो ऐसे ही सिस्टम वाली पुट करेंगे। और अगर आंसर अपना सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसका मतलब सारी क्वांटिटीज की जो वैल्यू है वो सीजीएस यूनिट वाली पुट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 हम इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें जो आंसर दिया हुआ सेंटीमीटर दिया है, यानी कि सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, तो हम सारी टर्म्स जो पुट करेंगे वो सीजीएस यूनिट वाली पुट करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब हमको डेल्टा वी निकाल चुके हैं, लेकिन ये जो वैल्यू आई है वो किस में आई बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आई है, राइट, क्योंकि डी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में हुई थी ना बेटा। अब डेल्टा एक्स हमको निकालनी है, डेल्टा एक्स के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बेटा दिया हुआ 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में दिया, और ग्राम में ही हमको पुट करना है, क्यों, सीजीएस यूनिट रखनी है हमको, ऐसे सिस्टम नहीं पुट करना, राइट। तो 9.1 इंटू 10⁻28। अब उसके बाद आगे ये डेल्टा वी की वैल्यू जो बेटा मैंने यहाँ पर बनाई थी वो बेटा हमने यहाँ पर पुट कर दी, इक्वल टू h/4 एच की वैल्यू जो है वो जॉल पर सेकंड होती है या फिर अर्ग पर सेकंड होती है। जॉल पर सेकंड एसआई यूनिट वैल्यू 6.62 10⁻34 होती है, और अर्ग पर सेकंड में जो कि सीजीएस यूनिट में है 6.62 इंटू 10⁻27। तो मेरे को सारी क्वांटिटीज जो है सीजीएस में लेनी है, तो वो भी मैंने 6.62 10⁻27 ले लिया। तो उसके बाद कैलकुलेशन किया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अराउंड 0.175 सेंटीमीटर के करीब आ गई बेटा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर उसने आंसर मीटर में दिया होता, अगर आंसर मीटर में डेल्टा एक्स मीटर में दिया होता तो मेरे को सारी क्वांटिटीज जो है वो मीटर में लेनी थी, यानी कि उस केस में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया मेरे को यहाँ पर वो ग्राम में नहीं बल्कि किलोग्राम में लेना होगा उसको, उस केस में 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है अभी तो सेंटीमीटर पर सेकंड में, अगर मेरे को फाइनल आंसर मीटर में चाहिए तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर उसको एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड में कन्वर्शन करके करूँगा। सिमिलरली एच की वैल्यू फिर -27 की बजाय -34 आएगी उस केस में। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको वेरियस टर्म सीजीएस यूनिट में लेनी है या एसआई सिस्टम में लेनी है, जो भी लेनी है कॉमन लेनी है, और वो आप डिसाइड करेंगे कि आपका आंसर आपको किस यूनिट में चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ आंसर कहा है, द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी यानी डेल्टा वी की बात हो रही है ऑफ ए क्रिकेट बॉल और मास 100 ग्राम व्हेन अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स इज द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है, एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, और डेल्टा वी की वैल्यू अपने से पूछी गई है, दैट्स ऑल। और मास का किसका है, क्रिकेट बॉल का है जिसका मास 100 ग्राम है। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसका जो यूनिट्स है वो मीटर पर सेकंड है, यानी कि आंसर जो निकाला गया वो ऐसे यूनिट में निकाला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सारी की सारी जो टर्म्स पुट करनी है वो ऐसे यूनिट में पुट करनी है। तो चलते हैं आगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मास और इलेक्ट्रॉन जो हम लेंगे वो किलोग्राम में लेंगे, एच की वैल्यू 6.62 10⁻34 लेंगे क्योंकि जॉल में चाहिए। ठीक है बेटा, तो और डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस है, राइट, एंगस्ट्रॉम में दिया, पर हम किस में लेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट में ले तो मीटर में लेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो डेल्टा एक्स आप देख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन जो पोजीशन दिया वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया, तो 1 एंगस्ट्रॉम में पुट नहीं करना बल्कि मीटर में पुट करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स की बजाय बेटा 10⁻10 पुट कर दिया, राइट। अब बॉल है, मास उसका जो है 100 ग्राम है, लेकिन ग्राम में नहीं बल्कि ऐसे यूनिट में किलोग्राम होता है, तो मैंने 100 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। डेल्टा भी मेरे को निकालना है 6.62 10⁻34, क्योंकि मैं ऐसे यूनिट में टारगेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को 4 पाई, इससे बस उसके बाद आप लोग डेल्टा भी खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज x, then the longest wavelength in the Balmer series of the helium 1 positive would be, right? तो shortest wavelength of the hydrogen atom in the Lyman series ये हमसे पूछा गया है, वो x दी हुई है. then the longest wavelength, तो पहली जो दी बात की गई है दोनों केसेस में पॉइंट टू बी नोट है तो हाइड्रोजन ही है. नहीं सॉरी, बाल्मर सीरीज में जो बात हो रही है वो हीलियम 1 पॉजिटिव की, इसका मतलब Z जो अलग अलग है बेटा, राइट. द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज, राइट. अब बात हो रही है लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा कहां पर, फर्स्ट में आएगा, राइट. ये तो पता लगा. अब वो कह रहे हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को कैसे पता कर रहे हैं कि N2 की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, कैसे बेटा. हमको ये पता है कि E = hc/λ होता है, ये तो बेसिक फार्मूला अपने को पता है. इसका मतलब ये होगा कि जिस ट्रांजिशन में एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, जिस ट्रांजिशन की एनर्जी की वैल्यू कम होगी उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी. अगर वेवलेंथ को हमने मिनिमम करना है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, लैम्डा मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी कौन सी होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, राइट. एनर्जी मैक्सिमम, इसका मतलब यह है कि उस ट्रांजिशन की एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट बेटा. अब लाइमन सीरीज है तो आना तो कहां से है बेटा, कहां पर है, फर्स्ट में आना, क्योंकि लाइमन सीरीज का वर्ड दिया हुआ है, और क्योंकि वो ट्रांजिशन की वेवलेंथ कम होनी चाहिए, यानी कि एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए. एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन कहां से आए, इन्फिनिटी शेल से आए, इन्फिनिटी शेल से आए. जब वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी शेल से फर्स्ट शेल में आएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में आ रहा है इसका मतलब लाइमन सीरीज है, राइट. और क्योंकि वो इन्फिनिटी शेल से आ रहा है तो एनर्जी उस ट्रांजिशन की मैक्सिमम होगी. जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो यही उसने कहा है. तो इसका मतलब हमको पहले पार्ट के बारे में पता लग गया कि यहाँ पर पहला पार्ट जो है उसमें N2 की वैल्यू इनफाइनाइट है और N1 की वैल्यू जो अपने पास है वो 1 है, क्योंकि लाइमन सीरीज है. तो हमने क्या किया, 1/λ = R/Z², क्योंकि पहले पार्ट में हाइड्रोजन है इसलिए 1 का स्केयर, अपॉन 1/1², क्यों लाइमन है ना, तो N1 की वैल्यू 1 माइनस 1 इन्फिनिटी स्केयर, क्यों अभी बात की ना, N2 की वैल्यू इस कंडीशन में इन्फिनिटी होगी. तो सॉल्व किया, R = 1/λ, और उसने एग्जामिनर ने क्या बोला कि वो जो इस केस में जो वेवलेंथ है वो x है, तो उसने लैम्डा को x से इक्वेट कर दिया था, यानी कि R = 1/x अपने पास आ गया. अब उसने अगले पार्ट में कहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज. अब जो बाल्मर सीरीज बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि आना कहां पर, उस केस में सेकंड शेल में आना. इसका मतलब N1 की वैल्यू उस केस में सेकंड होगी, बेसिक लेवल जो होगा वो सेकंड होगा क्योंकि बाल्मर सीरीज है. अब उसने बोला शॉर्ट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सबसे ज्यादा, लैम्डा ज्यादा. अब लैम्डा अगर लॉन्गेस्ट चाहिए तो एनर्जी उसको मिनिमम चाहिए. एनर्जी मिनिमम जो है बाल्मर सीरीज में कौन सी ट्रांजिशन से होगी, थर्ड से सेकंड वाली जो ट्रांजिशन होगी वो बाल्मर सीरीज में होगी, थर्ड से सेकंड. अब थर्ड से सेकंड आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड लेवल पे आ रहा है, यानी कि बाल्मर सीरीज. अब थर्ड से सेकंड में जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी बेटा. अब वो एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ बेटा मैक्सिमम होगी, तो वो वही इसी के बारे में बात कर रहा है. इस डिस्कशन से हमको ये क्लियर हुआ कि जो सेकंड पार्ट में है तो N2 की वैल्यू जो है बेटा 3 है और N1 की वैल्यू 2, राइट. N1 की वैल्यू 2 क्योंकि बाल्मर सीरीज है. तो 1/λ = R की बजाय मैंने अब 1/x निकाल लिया, क्योंकि मेरे को आंसर इन टर्म ऑफ x निकालना ना बेटा. अब हीलियम है तो Z यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो 2 का स्केयर. तो बेटा बाल्मर है तो N1 की वैल्यू 2 का स्केयर, N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्य 3. तो इसको सॉल्व किया, यहाँ 2 का स्केयर 4 और यहाँ पर 9. सॉल्व करने के बाद लैम्डा जो अपने पास आ गया = 9/5x आ गया बेटा. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 10. इसमें लिखा है इफ द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम N5 to N4 इन द हाइड्रोजन एटम द एनर्जी मीटेड. एक ट्रांजिशन हुई है 5वें से 4थे शेल में हाइड्रोजन एटम में और उस ट्रांजिशन की एनर्जी, लेकिन गौर कीजिए आंसर जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है.
तो अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो मैं फॉर्मूला -1312 वाला नहीं लगाऊंगा, बल्कि -13.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फार्मूला एनर्जी का मैंने आपको यही बताया ना बेटा। तो एनर्जी ऑफ द एन शेल इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने पीछे यूनिट्स नहीं लिखे बेटा, पर ये 13.6 लिखा है, इसका मतलब है कि इसके यूनिट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। -13.6 Z² बाई एन स्क्वायर, पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होगा, राइट। अब Z तो 1 नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन है, राइट। तो मैंने क्या किया, E का बेसिक फार्मूला ये हो गया, राइट। तो डेल्टा E में क्या कर दिया, 1 बाई एन स्क्वायर की बजाय ये लिख दिया कि 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, राइट, n2 स्क्वायर। तो अभी जो है n2 की वैल्यू एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न क्या है बेटा, 5, क्योंकि 5 से आ रहा है और कहां पर आ रहा है, 4 रुपये आ रहा है, तो n1 की वैल्यू 4 बस। तो डेल्टा E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो 1, बस। इसके बाद इसको सॉल्व किया एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये न्यूमेरिकल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट ए, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, क्योंकि एनर्जी का एन से रिलेशन होता है, -1312 Z² अपॉन n स्क्वायर, राइट, या फिर -13.6 Z² बाई एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ शेल से उसकी एनर्जी का कोरिलेशन होता है, तो ये बात ठीक है। स्टेटमेंट इज राइट। स्टेटमेंट नंबर बी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, चाहे n की 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, आगे क्या लिखा है, द p ऑर्बिटल हैव द सेम शेप। यस, p ऑर्बिटल की शेप सेम होगी। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको सेंड किया है उसमें आपको याद होगा मैंने क्या कहा कि p ऑर्बिटल के लिए जो उसकी शेप होगी वो डंबल शेप होगी, राइट, डंबल शेप होगी। चाहे वो 3p हो, चाहे वो 2p हो, चाहे 4p हो। इंटरनल रेडियल नोड्स के डिफरेंस आएंगे बेटा, रेडियल नोड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो बड़ा साइज छोटा साइज वो अलग बात है, लेकिन शेप जो बोलेंगे वो तो बेटा कौन सी बोलेंगे, वो तो अपना डंबल शेप ही बोलेंगे। तो क्या लिखा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, चाहे वो 3p 4p 2p कुछ भी हो, p ऑर्बिटल विल हैव सेम शेप। यस, ठीक है, बट ओवरऑल साइज इंक्रीज एज एन इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट बी बिल्कुल ठीक है बेटा। सी ऑप्शन में लिखा है ए 2px ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अगले पार्ट में क्या कहना चाहता था एग्जामिनर ने वहाँ क्लियर अच्छे से मेंशन नहीं किया। 2px ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं, ये तो हमको पता ही है, आपको पता है डंबल जब शेप बनाई थी तो 2 लोब्स होते थे। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला मैंने आपको न्यूमेरिकल करते हुए बताया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है √n इंटू n प्लस 2 BM, बोर BM का मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन इसके यूनिट है। और इसमें n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कुछ क्वेश्चन हमने किए भी थे इसके रिगार्डिंग। तो इसका मतलब A B C D ऑप्शन तो ठीक है, C ऑप्शन जो है वो कुछ हद तक कंप्लीट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा है, सम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट फॉर 4d इलेक्ट्रॉन, विच आर द करेक्ट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 12 4d के बारे में पूछा है। 4d बेटा 4d देखिए बेटा, जब n की वैल्यू जो 4d है तो इसका मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि d सब शेल है तो l की वैल्यू डेफिनेटली उस केस में 2 होगी, राइट है बेटा। 4d दिया हुआ तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, n तो पक्का 4 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि d सब शेल है तो l की वैल्यू तो 2 ही होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे अब m की वैल्यू क्या होगी, m में चॉइस है अपने पास। जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होती है, -2 से +2। इसका मतलब d l की वैल्यू जब 2 है तो m क्या हो सकता है, -2 -1 0 +1 +2। इन वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, राइट। तो अब जो इस एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न विच इज क्वेश्चन नंबर 12, सेट ए लिखा हुआ है, n4 ये ऐसे दिया होता है, जो पहली वैल्यू होता है ना वैल्यू, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, फिर एजीमुथल होता है, फिर मैग्नेटिक होता है, फिर स्पिन होता है।
ए ऑप्शन तो देखो बेटा बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि 4D के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो L की वैल्यू 3 बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट, L की वैल्यू 2 होगी, इसके लिए इसका मतलब ए सेट तो बिल्कुल गलत हो गया। बी पे चलते हैं। बी सेट मैं गलत मार्क कर रहा हूं इसलिए क्योंकि लास्ट जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 0 बोला हुआ है। स्पिन क्वांटम नंबर कभी 0 नहीं होगा, या तो +1/2 होगा या -1/2, वो कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन पे चलते हैं। N4 ओके, L2 ओके, M मैंने बोला -2 से +2 के बीच में जो वैल्यू, उनमें से कोई भी वैल्यू एक हो सकती है, तो -2 दिया, ओके, तो C इज ओके। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बेटा डी ऑप्शन भी ठीक होगा, क्योंकि N4 L2, अब जब L2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 1 भी उसमें है, तो इस क्वेश्चन का आंसर C एंड D होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आगे लिखा है ग्राउंड स्टेट और कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। ओके, देखिए ए जो सेट दिया हुआ वो बिल्कुल ठीक है, ए सेट ठीक है और डी सेट ठीक है। ए सेट और डी सेट ठीक है, आई विल नॉट गो विद द बी एंड द सी। कारण इसलिए क्योंकि सारे रूल्स फॉलो अप होने चाहिए, हंस रूल भी फॉलो अप होना चाहिए। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट याद हो कि हम क्या कहते हैं कि जब exactly half pair, no pairing of electron will takes place unless until each orbital is exactly half filled with the same spin। अब सेम स्पिन इसलिए ताकि जब exactly half filled हो और स्पिन सेम होगी तो उसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, सॉरी मैक्सिमम होगी। तो ए ऑप्शन में देखिए जो 3 हाफ फिल्ड है तीनों की स्पिन सेम है, राइट, +1/2 +1/2 +1/2। लेट मैं ऊपर वाले सिग्नल को +1/2 मान रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता तो लेट मैं मान रहा हूँ। अब डी ऑप्शन में भी देखिए तीनों के तीनों नीचे हैं, ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में दोनों केसेस में तीनों में के हाफ फील्ड तो हैं, स्पिन सेम है, स्पिन तीनों की स्पिन होने का मतलब एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम दोनों केसेस में होगी। तो ए रिप्रेजेंटेशन भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेशन बी और सी देखें तो उसने क्या किया हुआ कि तीनों के तीनों की स्पिन जब सेम हो सकती है तो कुछ की ऊपर कर दी कुछ की नीचे कर दी, तो वो सेट बढ़िया सेट नहीं है। तो